चलिए भाइयों, हमारी शक्ति आज स्वाध्याय एवं चिंतन का हमारा क्रमांक है 293। और आज हमारे बीच में आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। और जो आपका विषय है वो है एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास। इससे पूर्व भी आप एक पार्ट ले चुके थे, आज आपका पार्ट 2 है। अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय धुरन चतुर्वेदी साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर है कमर्शियल टैक्स से, वो 2 शब्द आदरणीय अरविंद जी के विषय में कहें। आदरणीय चतुर्वेदी साहब। आदरणीय शर्मा जी, सादर प्रणाम। इस 293वें संस्करण में इस वेबिनार से जुड़े सभी विद्वतजन एवं जिज्ञासु लोगों को सादर अभिवादन, प्रणाम एवं स्वागत है। आज एक्यूप्रेशर विधा दुनिया के लिए एक अपरिहार्य विधा बन चुकी है, और एक्यूप्रेशर वो भी दूर से, जिसमें किसी को छूना नहीं था। इसमें तो केवल एक इस सिद्धांत से कि रीच वन, टीच वन, ट्रीट वन, दूर से बताया गया मरीज को कि आप इस पॉइंट पर अपना प्रेशर दीजिए या इसको आप ट्विस्ट करिए, और उससे लोग ठीक होते हुए पाए गए। यह तो एक सत्य है जो हम सब जानते हैं कि हमारा जीव, ये हमारे शरीर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होती है। एक्यूप्रेशर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन की एक विधा है, जिसमें किसी भी बाह्य दवा या अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है। वह संतुलन जब शरीर में रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही वो संतुलन बिगड़ता है वैसे ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यह एक मोटा सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का। और इसमें इसका इसलिए एक्यूप्रेशर को अगर हिंदी में कहें तो मर्म दाब योग चिकित्सा, प्राणिक चिकित्सा है ये। और उस ऊर्जा को ही ये शरीर के विभिन्न अंगों में, हमारे हाथों में और पैर, मुख्य रूप से उन शरीर के सभी अंगों के जो आवश्यक हमारे ऑर्गन्स हैं उनके प्रतिबिंब है, और उन्हीं को ट्रीट करके, उन्हीं पर प्रेशर दे करके हम ठीक करते हैं। ये विधा आज की नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन विधा है जिसे ऋषि मुनियों ने खोजा था। और एक इसी से जुड़ा देखिए मुद्रा विज्ञान भी है, जो सामान्यतः सन्यासी जो अपने जंगलों में रहते हैं और फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, उन्हीं से तो उसी का एक विकासित रूप ये एक्यूप्रेशर है, जिसकी विभिन्न विधाएं हैं। मेन चीज यही है कि ऊर्जा को घटाना और बढ़ाना। और आज के हमारे जो प्रखर वक्ता हैं वो अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, और इनकी तो ब्रह्मांडीय आंतरिक ऊर्जा को हम नतमस्तक हैं। क्योंकि अभी कोविड, डॉक्टरों ने कहा कि आपको तो कोविड हो गया है, आप रेस्ट करिए। इन्होंने, ठीक है, डॉक्टरों ने सलाह दिया तो भी मानना जरूरी है, क्योंकि उनके कहे अनुसार चिकित्सा लिए उन्होंने लिया। लेकिन इन्होंने अपनी ऊर्जा को इस तरह से संतुलित किया कि बिल्कुल पूर्ण रूप से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी अस्वस्थ है। ये इस प्राणिक ऊर्जा का सब खेल है। तो अरविंद श्रीवास्तव साहब कोई नए नहीं है, पीछे इनकी 2 वार्ता आ चुकी है। और उसी क्रम में यह एक्यूप्रेशर किस तरह से जन जन के लिए उपयोगी हो सकता है, हम सब के लिए ऐसी जगहों पर उपयोगी हो सकता है जहां पर कि कभी कोई है भी नहीं, हम अकेले हैं और ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए कि अब क्या करें, कैसे फर्स्ट एड दें, तुरंत वहां पर एक्यूप्रेशर काम आता है और आया है। ये मतलब ये बहु रिसर्च के बाद एक अनुभवी लोगों ने बताया कि हम इस तरह से फंसे हुए थे गांव में, और एकाएक पीठ में दर्द होने लगा। अब उस समय डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन उनको बताया गया कि अच्छा, अपने हाथ के हथेलियों के कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन पर केवल आप प्रेशर दीजिए या मेथी की स्ट्रिप बांधिए। बताया, उन्होंने कुछ घंटे के बाद बताया कि अरे अब तो हम इस लायक हो गए कि चल करके अब डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। ये विधा का ही देन है। बस यही है कि इस विधा को आंतरिक रूप से हमें समझना है और उसके अनुसार फिर कार्य करना है। और इसमें हमारे अरविंद श्रीवास्तव साहब ने तो डिग्री प्राप्त कर लिया है, अब ये शोध छात्र भी हैं एक्यूप्रेशर शोध संस्थान प्रयागराज के। तो इस दिशा में इनकी
विधाएं जो हैं इनकी सोचने के ढंग हमेशा प्रैग्मेटिक है, आगे हमेशा कि अगला कदम हमारा क्या होगा। इन्होंने जैसे होम्योपैथी दवा के बारे में हम सुनते हैं कि डॉक्टर हैनीमन थे, वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते थे, दवा कोई मिली पहले अपने ऊपर, तो इस तरह से इनका भी है। पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि वास्तव में वो जो पॉइंट्स बताया जा रहा है वो कितना प्रभावी है। तो कई बार इन्होंने कुछ पॉइंट्स लगाए भी, तो देखिए कि उसका तो मतलब कुछ उल्टा असर आ रहा है, फिर उस पॉइंट को दूसरी तरह से लगाए तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सब बहुत सी विधाएं हैं जिसमें एक निश्चित ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है। और अब हम इसमें और अधिक समय न लेकर आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब से अनुरोध करेंगे कि वो अपने वार्ता को प्रारंभ करें। श्री अरविंद श्रीवास्तव साहब। धन्यवाद धुरेंद्र साहब। मैं आप जैसे गुणी गुणाग्रज लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। मैं अरविंद शर्मा जी के जो सत्संगति का ये जो महायज्ञ चला रहे हैं वो, तो उसमें मुझे भी कुछ आहुति देने का अवसर मिला हुआ है, इसलिए मैं उनका भी ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और आप जैसे गुणाग्रज जो यहाँ उपस्थित जितने भी गुणाग्रज हैं, उन सब की विशेषता ये रहती है कि वास्तव में है भी कि अपने जो गुण हैं वो उनको कम दिखाई देते हैं और दूसरों के गुण अधिक दिखाई देते हैं। तो उतना गुण मुझमें शायद ना भी हो, लेकिन आपको मेरा दोष दिखाई नहीं पड़ता और केवल गुण दिखाई पड़ते हैं। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ कि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं अपने गुरुजनों की चरणों वंदना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो कृपा सिंधु है, वो करुणा के और दया के सागर हैं, और साक्षात मानव तो हैं लेकिन साक्षात हरि हैं उसी रूप में। और उनके वचन कैसे हैं? उनके वचन जो मुझे मिलते हैं, उनके वचनों से हमारा जो ज्ञान अज्ञान है, वो अंधकार है, वो सब दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार जैसे बहुत अंधेरा हो और सूर्य की रश्मियां आए और उसको फैला दे, उजाला कर दे। आप सबकी उपस्थिति में मैं केवल एक यही निवेदन कर रहा हूं कि मैं इस विधा का पारंगत नहीं हूं, मैं केवल स्वाध्याय चिंतन के ग्रुप के साथ, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम आपस में वार्तालाप करके चिंतन के माध्यम से आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको पढ़ाया जाए। तो मैं अपने जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज, जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे 3 मनीषी गुरुजन हैं वहां के, जिनका मैं बहुत ऋणी हूं, क्योंकि उनका ही सबसे अधिक योगदान पूरे एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान के विकास में हुआ है। वो ब्रह्मलीन खेमका सर हैं, दूसरे जेपी अग्रवाल साहब जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, और तीसरे हमारे एस.एस. सराफ साहब जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं। वो मनीषी हैं, उनसे जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया और अन्य गुरुओं से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उनके लिए मैं उनका ऋणी हूं, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। और उनसे यह आज मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं कि मुझे वो अपनी कृपा दृष्टि दें, ताकि अपना मेरे ऊपर बड़ा हंस रखें, ताकि मैं आप लोगों को उनके बारे में या जो हमारी विधा के बारे में है हम बता सकें। धुरेंद्र साहब ने बहुत बढ़िया कहा था कि हम लोगों का शिक्षा जो ये शिक्षा और स्वास्थ्य है, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम ईच वन रीच वन, हम प्रत्येक मानवता के कल्याण के लिए हमको आवश्यक है कि हम जो प्रत्येक व्यक्ति जो भी कहीं है उसको हम कहीं न कहीं उसको पहुंचे, उस पर अपनी बात कहने के लिए। और ईच वन टीच वन, प्रत्येक को विधा के बारे में हम लोग बताएं, उनको समझाएं, और ईच वन ट्रीट वन। और सब लोग अगर हो जाएंगे तो हम और हमारे जैसे तमाम लोग और उन जैसे जो योग्य हो चुके हैं, उन जैसे तमाम लोग
वो क्या करेंगे, सबका चिकित्सा भी करेंगे। तो ये हमारा मूलभूत उद्देश्य संस्थान का है और उसी संस्थान के उसी उद्देश्य के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर हमको सफलता दे, ये हम उनसे कामना करते हैं। अब हम लोगों ने पिछले इसमें हमारा मूल विषय जो था एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास। हम लोगों ने पिछली बार अभी तक जो पिछले भाग 1 में पढ़ा था उसमें ये था कि जो मूलभूत थ्योरी आई थी उसकी, उसमें पंच तत्व का कंसेप्ट, और पंच तत्व काष्ठ था, दूसरा काष्ठ से उत्पन्न अग्नि थी, अग्नि से उत्पन्न पृथ्वी थी, पृथ्वी से उत्पन्न मेटल, और मेटल से उत्पन्न जल, और जल से उत्पन्न फिर काष्ठ। तो ये एक साइकिल के रूप में ये माना गया था कि यह इन पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम हमारा पूरा यह विधा, ये हमारा मानव शरीर है। अब ब्रह्मांड की यही वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में भी वस्तुएं हैं, तो यह माना गया कि जो ब्रह्मांड की वस्तुएं भी उसी से बनी है और उन्हीं ब्रह्मांड की वस्तुओं से हमारा मानव शरीर निर्मित हुआ है। तो हम ब्रह्मांड के साथ अगर तादाद में स्थापित नहीं करते हैं, अंतरंगता स्थापित नहीं करते हैं, तो शायद हमारा जीवन बहुत सहज नहीं रहेगा। यह इस विचारधारा से शुरू हुई। तो उन्होंने एक और फिर कंसेप्ट दिया, कि एक मेरिडियन सिद्धांत। उन्होंने कहा कि भौतिक शरीर के साथ साथ एक ऊर्जा शरीर है, ऊर्जा शरीर के बीमार होने पर ही ये भौतिक शरीर बीमार होता है। अब जब ऊर्जा की बात आई तो ये हुआ कि ऊर्जा अगर है तो ऊर्जा जाती कहाँ है, तो उनका ऊर्जा के एक प्रवाह पथ है आपके शरीर के माध्यम से ही। और इन मेरिडियंस में उन्होंने डिफिनेशन दिया, परिभाषित किया उन्होंने कि ऊर्जा, यह जो मेरिडियंस हमारे हैं, यह मेरिडियंस हमारे प्रवाह पथ हैं और राजमार्ग है, सड़कों की तरह है, और यह ऊर्जा मानव शरीर में जुड़ी हुई है, ऊर्जा तंत्र, और उसके प्रवाह पथ है, उसके जाने के रास्ते हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, उनका ऊर्जा का रूप क्या होगा, तो उनका ऊर्जा का रूप ये होगा कि ऊर्जा अदृश्य तो है और जाने के मार्ग भी है, लेकिन इन्हीं मार्गों से होकर के शरीर, मानव शरीर का जो जिसको कहते हैं निर्माण, मानव शरीर का निर्माण इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से हुआ। इन्हीं मेरिडियंस में आकर के, क्यों, क्योंकि वो पंच तत्व है और उन्हीं पंच तत्वों से निर्मित हुआ। तो पंच तत्वों से निर्मित जो मेरिडियंस है, इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण हुआ। दूसरा, अगर बीमारी भी आएगी तो इसी राजमार्गों से आएगी। अगर बीमारी आपके शरीर के अंदर आती है तो इन्हीं राजमार्गों से होकर के, इन्हीं मेरिडियंस के प्रवाह पथों से होकर आएगी। और अगर आपको बीमारी भगानी है तो उसको भागने का रास्ता भी यही राजमार्ग है, यही मेरिडियंस है। और अगर बीमारी बढ़ जाती है और व्यक्ति नहीं रहता है, शरीर नहीं रहता है, तो वो भी इन्हीं मेरिडियंस की वजह से है। तो ये मेरिडियंस की उसमें फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि ठीक है, एक हमारे पास प्रकृति ने 2 बल दिए हैं, इन और यांग के कंसेप्ट में। तो उन्होंने इनको कहा कि इन एक सत्ता है, इन ऐसी सत्ता है जो आपके अंदर विद्यमान है, वह एक बल है। दूसरा बल है यांग बल है, यांग बल जो आपको कार्यकारी शक्ति के रूप में आपको मिलता है। तो ये सब में होता, हमारा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारा मानव शरीर है, हम लंबाई है, हमारी चौड़ाई है, हमारा ये मोटाई है, लेकिन जब कार्य करने की शक्ति देखते हैं तो वो अलग होती है। हमारे अंदर हो सकता है, हमारे पास अगर हम कोई क्वांटम रखें, कोई क्वांटिटी रखें उसको, 100 हमारी है, तो हम 40 हो सकता है एनर्जी काम करते हो और 40 के बाद एनर्जी काम नहीं कर पाते हो। तो ये जो 100 है, अगर 100 को माना जाए तो मानव शरीर का जो 100 है वह इन है, और जो 40 काम कर कार्यकारी शक्ति के रूप में है वह यांग है। अब इन बलों के आधार पर उन्होंने इस पूरी थ्योरी को, अपने सिद्धांत को विकसित किया। और अब इन यांग का प्रयोग कहां करेंगे, उनका इन यांग का प्रयोग उसी प्रकार करेंगे जैसे कि आप अंदर, आपके शरीर के अंदर जब आप बात करेंगे तो यांग चूंकि ऊपरी भाग में है और इन अंदरूनी, इनका स्वभाव आंतरिक है, और यांग का हमेशा बाह्य
की तरफ है, बाहरी तरफ है। जैसे आप देखें ये कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, कमरे के अंदर अंधेरा है और कमरे के बाहर आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो यांग जो है प्रकाश के रूप में हो गया और अंधकार के रूप में इन यांग अंधकार के रूप में हो गए। अब फिर उन्होंने कहा कि अब सारे ऑर्गन्स जो अंदर के हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। जो मुख्य ऑर्गन्स की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो कार्यकारी ऑर्गन जो लगातार काम करते रहते हैं वह इन ऑर्गन, उनकी नेचर इन ऑर्गन की तरह है, वह निरंतर कार्यशील है, इसलिए वो इन है। ऐसे ऑर्गन्स जो रखे गए, तो 5 तो तत्व थे लेकिन 6 ऊर्जा उन्होंने बनाई थी। तो उसमें उन्होंने 6 ऊर्जा बनाई, तो 6 उन्होंने इन के ऑर्गन्स बनाए। अब कैसे? उनका लंग्स हो गया, वो लगातार काम करता, हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गई, लीवर हो गई, किडनी हो गई। और एक कंसेप्ट के रूप में आया पेरिकार्डियम, जो हार्ट के कवरिंग के रूप में है, तो वो भी एक ऑर्गन मान लिया गया। ये 6 ऑर्गन इस तरह हुए क्योंकि 6 ऊर्जाएं थी, तो 6 ऑर्गन्स हो गए, ये इन ऑर्गन हो गए। और इन्हीं से जुड़े हुए यांग ऑर्गन, मतलब पेयर ऑर्गन्स के रूप में कंसेप्ट लार्ज इंटेस्टाइन को रखा गया लंग्स के साथ, तो वो यांग ऑर्गन हो गया। वो कार्यशील कम रहता है। जब आप भोजन करेंगे या कुछ काम करेंगे तभी वो कार्यशील रहेगा, इसलिए उनको यांग ऑर्गन के रूप में कहा गया। तो लंग्स के साथ उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन रखा, हार्ट के साथ उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन रखा, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर रखा जो उसी का स्टोर करता है बाइल जूस को, और किडनी के साथ उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर को रखा, और स्प्लीन के साथ उन्होंने स्टमक। ये इतना हम लोग अपना अध्ययन कर चुके थे कि हम लोगों ने ऐसे डिस्कस। अब सतह में ये हुआ कि जो ऊर्जा है आती कहां से? तो ऊर्जा 2 तरह से आती है, एक तो आपके ब्रह्मांड से आएगी और एक आप पार्थिव लेंगे पृथ्वी से। जो पृथ्वी में खनिज जो भी पदार्थ है, वो पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होगी, चाहे वायु भी उसमें शामिल है, तो अगर ये ऊर्जा है तो वह ऊर्जा पार्थिव ऊर्जा के रूप में हुई, और एक ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड से ऊर्जा। अब ब्रह्मांड से ऊर्जा होने का तरीका ये हुआ कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी और 2 तरह से होगी। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आई और 2 जगह पर हुई। एक तो बाहरी आपके शरीर के बाहरी आवरण में आई, तो वो सतह पर विद्यमान ऊर्जा कही गई, और एक अंदर चली गई, वो मेरिडियन पथों से अंदर चली गई। तो जो बाहर ऊर्जा रहती है उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गन क्लॉक का कंसेप्ट दिया कि ये ऑर्गन का क्लॉक है। इस ऑर्गन क्लॉक के आधार पर ये मेरिडियंस में ऊर्जा इन ऑर्गन्स में पूरे 24 घंटे में ऐसे समय में रहेगी, और 2-2 घंटे का, चूंकि 12 ऑर्गन्स हुए तो 12 ऑर्गन्स में 2-2 घंटे का समय डिवाइड किया गया और कहा गया कि इसके हिसाब से रहेगी। और जब शरीर के अंदर कोई ऊर्जा पहुंच जाएगी, चाहे आकाशीय हो, चाहे ब्रह्मांडी हो, और चाहे आपको पार्थिव ऊर्जा तो आप अंदर शरीर के अंदर ले ही रहे, लेकिन यह ऊर्जा जो वितरण भी तो हो रहा है। ऊर्जा का अगर एक ऊर्जा कहीं किसी रूप में आई तो ऊर्जा कहीं संग्रहित हो रही है ऑर्गन्स में, और उनमें सब में वितरित हो रही है। तो जो बाहरी अंग है और अंदर अंग, ये सारे कंट्रोल्ड एक सिस्टम से हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो अंदर होगी वो पंच तत्व सिद्धांत के, क्योंकि पंच तत्व में हमने कहा था कि एक दूसरे का जनक भी है और एक दूसरे का कंट्रोलर भी है। तो ये कहा गया था कि उनको कुछ कंट्रोल करते हैं और कुछ जो है, जैसे जनक में हमने बता दिया कि कास्ट अग्नि कर रहा है। अब अगर कास्ट कंट्रोल करना है तो कास्ट कंट्रोल करेगा अग्नि के बाद जो पृथ्वी होगी, यानी पौत्र। अगर उस संदर्भ में ले, आप साइकिल के रूप में ले, तो पुत्र के बेटे यानी पुत्र पौत्र, तो जो बाबा है वो कंट्रोल कर रहा है पोते को। ये इस कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने कहा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंदर आएगी। अब इनका चिकित्सा में यूज होगा कि जब आपको देखेंगे कि आपका जल तत्व, अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि अग्नि का कंट्रोलर कौन है, उसको लगाया जाए। तो अग्नि का कंट्रोलर कौन होगा? जल होगा, तो जल को आप बढ़ा देंगे। इस रूप में उन्होंने कहा कि अग्नि वाला जो है वो है। तो अब अग्नि के साथ ऑर्गन है, हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि किडनी, चूंकि किडनी जल है, तो किडनी के पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, ताकि किडनी कंट्रोल कर रही है तो किडनी से आप उसको करेंगे। अब किस तरह चिकित्सा होगी आगे वो हम लोग सामान्य रूप से भी अध्ययन कर रहे हैं
कोई हम लोगों का रिसर्च वर्क उस तरह नहीं है, सामान्य ये अध्ययन बता रहे हैं कि ये ऐसे चिकित्सा का ये रूप होगा, इस रूप में चिकित्सा आगे बढ़ेगी। अब तो आप देखिए क्या उन्होंने इसमें क्यों 2-2 घंटे में क्या कंसेप्ट दिया। ये ऑर्गन चक्रिका जो उन्होंने कही, ऑर्गन क्लॉक जिसको हम लोग कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि 12 ऑर्गन से तो 2-2 घंटे के लिए आई। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो टाइम साइकिल से शुरू किया, उन्होंने कहा 3 बजे से, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक सबसे पहले ये लंग्स में जाती है। तो 2-2 घंटे रहती है, 2-2 घंटे यानी 12 दूनी 24 घंटे। और उसके 12 घंटे में ये 2 घंटे में सबसे अधिक रहेगी उस ऑर्गन में, यानी लंग्स में 3 से 5 सबसे अधिक रहेगी, और अगला जो 12 घंटा होगा 3 से 5 शाम का, उसमें न्यूनतम रहेगी। ये कंसेप्ट हुआ कि फिर लंग्स के बाद वो चली जाएगी अपने ही पेयर ऑर्गन में। तो उसका पेयर ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगी 5 से 7। अब इससे डिराइव क्या होता है कि 3 से 5 में हम लोग सारे मनीषी हर जगह के पूरे पूर्वी दर्शन इसी से भरा हुआ है कि हमको प्रातः काल जगना चाहिए। तो प्रातः काल का हमेशा सूर्योदय से पूर्व का संबंध है। अब ये 3 से 5 देखिए, 3 से 5 ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है। तो जब 3 से 5 ब्रह्मांड की ऊर्जा लंग्स में सबसे अधिकतम है, और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको इसमें मैक्सिमम लंग्स में आपको मिले। ये कंसेप्ट है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा ब्राह्म मुहूर्त की बात, ब्रह्म मुहूर्त उठने की बात। और आप देख लें कि ब्राह्म मुहूर्त का जो कंसेप्ट है वह भी 4 साढ़े 4 के आसपास, 4 से 4:30 के बीच का समय आता है उस ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ। तो यानी 3 से 5 जो कंसेप्ट है, तो इस समय जगना चाहिए, जागने का समय 3 से 5 है। फिर 5 से 7 एलआई लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो काम क्या है, उसका काम है उत्सर्जन। तो मल त्यागने का समय जो है 5 से 7 का समय हो गया। अब देखिए ये भी सब हो गया। फिर स्टमक, इसके बाद स्टमक 7 से 9 स्टमक का समय है, और स्टमक के बाद फिर स्प्लीन में चली गई 9 से 11। यानी स्टमक और स्प्लीन क्या काम करते हैं, स्टमक और स्प्लीन भोजन को खाने और उसको पहली बार चर्निंग का काम करते हैं, और उससे स्प्लीन का काम ऊर्जा बनाना है। तो यानी यह काम 7 से 9 या 7 से 11 के बीच में अगर आप कोई नाश्ता वगैरह सब कर लेते हैं, तो यह सबसे उत्तम है। तो ये इस रूप में इसको समझने की आवश्यकता है। फिर हार्ट का समय आता है 11 से 1 हार्ट, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन 1 से 3 आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ 3 से 5 फिर किडनी 5 से 7 आ जाती है। अब 5 से 7 किडनी आ गई। पेरिकार्डियम 7 से 9, जिसको कंसेप्ट में कहा गया था कि हार्ट की कवरिंग है, ये 7 से 9 के रूप में है। और ट्रिपल वार्मर जो शरीर के तीनों भागों की का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है, उसका समय आता है 9 से 11 बजे रात। अब 9 से 11 बजे रात के बाद जो है, अब यहाँ पर एक प्रश्न तुरंत आएगा कि 11 से 1 अब शुरू हो जाता है गाल ब्लैडर का और लीवर का। और गाल ब्लैडर लीवर का फंक्शन क्या है, गाल ब्लैडर लीवर का सामान्य जो हम केवल यही नहीं, ये सारे विधाएं कहती हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे एलोपैथी हो, सब ये कहते हैं कि लीवर का फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन करना है। यानी सबसे अधिक फंक्शन जो है डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन लीवर को करना पड़ता है। लीवर को आराम भी चाहिए। लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो 1/6 रह जाएगा तो भी अपने को पुनर्जीवित कर लेगा। यानी लीवर को आराम देने के लिए आपको 11 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, अवश्य सो जाना चाहिए। ये इसका कंसेप्ट है। तो इस ऑर्गन साइकिल के हिसाब से जो ऑर्गन का साइकिल है, इसमें इनमें केवल आपको ऑर्गन क्लॉक जो है उसमें केवल ये है, इस रूप में उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एनर्जी जाती है, लेकिन ये भी कह दिया कि नहीं, एनर्जी जाती तो है, लेकिन इस रूप में आप इसको यूटिलाइज करिए, तो हम लोगों को उस हिसाब से। अब देखिए
शर्मा सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्या वो इसमें दिखाई पड़ेगा कि नहीं? क्या क्या चीज बताइए, वो उसका भेजना है? वो जो पीडीएफ डाला था एक बार, उसको विहंगम दृश्य डाल दे तो फिर बता दूं नहीं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबको भेज दिया था एक्चुअली वो। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक ठीक है। तो हम वो उसको देख लें लोग अपने आप। मैं जी। उसके बेसिक, अगर उसको देखा आप लोगों ने तो मैं केवल उसके समरी प्रस्तुत कर रहा हूं कि दो, अगर आपने उस पीडीएफ को देखा होगा तो लंग्स की मेरिडियन देखिए, अब यहां समझ लीजिए, लंग्स की मेरिडियन तो हाथ में जाने, अगर हाथ आप देखें तो हाथ में जाने वाली मेरिडियन कौन कौन सी है, मैं आपको बता दूं ताकि ये याद रहे कि भाई हमको अगर कोई चीज है तो ये इस पर ध्यान देना है। जैसे हाथ में जाने वाले मेरिडियन है हार्ट, लंग्स, पेरिकार्डियम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्बर। ये 6 मेरिडियन हाथ से जाती है। यानी कभी भी हाथ में कोई दर्द होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप इन्हीं 3-6 मेरिडियंस पर ध्यान देंगे। तो हार्ट की अंगूठे की तरफ अगर आएगी, अंगूठे की तरफ कहीं दर्द होगा तो आप समझें कि लंग्स कहीं प्रभावित है। और इधर सबसे छोटी उंगली की तरफ आएगी तो समझ लीजिए हार्ट प्रभावित है। और मिडिल की तरफ आए तो मिडिल, ये पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की बात है। और इसी तरह इसमें वही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जाती है और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ जाती है। तो यानी इस रूप में देखिए, हाथ में अगर और सामने वाले भाग में आएगा, इस भाग में दर्द होगा तो समझ लीजिए कि 3 होंगी, हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम। और पीछे की तरफ कहीं दर्द होगा तो समझ लीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर। यानी ये केवल सामान्य रूप से देखने की बात है कि जब कभी लगे किसी को हार्ट में, तो वो इन सब मेरिडियंस पर आपको पहला विचार करना पड़ेगा। और फिर उसका मार्ग है, एक उसका मार्ग है, उस मार्ग में जहां दिखाया है कि यहां से लेकर के मान लीजिए कोई मेरिडियन गई और वो नाक तक गई, एलाई मेरिडियन, तो अब आप समझिए कि उस मेरिडियन मार्ग में कोई दर्द हो रहा है तो उस ऑर्गन पर आपका विचार या ध्यान जाना चाहिए। ये केवल सिंप्लिसिटी है, इसीलिए मैंने उसको भेजा है कि वो आप एक बार देख कर समझ लें कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो ये ना समझे कि और किसी की इन कारणों से है। ये कारण हो सकते हैं, ये नहीं यही फाइनल है कि ये कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पर मेरिडियन पर पहले ध्यान आपका जाना चाहिए। पैर में जाने वाली मेरिडियन देखिए, पैर में जाने वाली मेरिडियन आपकी सामने आएगी। अंदर वाले भाग में, अंदर 2 भाग हुए, एक अंदर का, आपने पैर यूं रखा तो जो अंदर का उजला भाग है, जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सामने नहीं, सीधे नहीं आता, वह अंदरूनी भाग हम लोग मानते हैं, उसको इन भाग मानते हैं। जो बाहर सूर्य के प्रकाश में आ रहा है उसको हम लोग यांग मानते हैं। तो हम अंदर वाले भाग में देखिए, स्प्लीन, किडनी, लीवर, तीनों इसमें। अच्छा, हमेशा ये देखिए, ये दोनों जो भी ये बता रहे हैं ये बाइलेटरल है, यानी शरीर के 2 भाग, दोनों भागों की तरफ अलग अलग चलती है। अगर ये चल रही है तो ये इधर चल रही है, वो इधर भी चल रही है, तो यानी बाइलेटरल है। केवल सिंगल है वो है, अदरवाइज सब बाइलेटरल है। तो लंग्स की भी बाइलेटरल है, दोनों इधर भी है, दोनों हाथों में है, हार्ट की दोनों हाथों में है। तो इस तरह समझना है। तो पैर में क्या है, अंदरूनी भाग में किडनी, स्प्लीन और लीवर। बाहरी भाग में, बाहरी 2-3 भाग हो गए, सामने भाग हो गया, सामने भाग में स्टमक की, राइट में आपके गॉल ब्लैडर की, और पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि उसमें 3 भाग हो जाएंगे ना। पैर में जो बाहरी भाग की तरफ अगर कहेंगे तो बाहरी 3 भाग हो जाएंगे। बाहरी भाग 3 हो जाएंगे। तो सामने का भाग स्टमक का, जो बिल्कुल बाहरी भाग है, जो सूर्य के प्रकाश में सामने इधर आएगा साइड में, वो गॉल ब्लैडर का, और जो पीछे के भाग है वो यूरिनरी ब्लैडर का। तो जब कभी पैर में अगर दर्द होगा तो आपको इन्हीं 6 मेरिडियंस पर ही आपको विचार करना है। अगर पैर में कोई दर्द है, तलवे में है, किसी में है, तो आप समझिए कि इन मेरिडियंस का ही प्रभाव कहीं कहीं है। अब देखिए सर में जाने वाली मेरिडियन, सर में जाने वाली मेरिडियन जो है स्टमक है। स्टमक कनपट्टी में, स्टमक मेरिडियन कनपट्टी में जाती है, गाल में और कनपट्टी में।
तो अगर आप गाल में कोई प्रॉब्लम कभी होगी तो स्टमक मेरिडियन की समस्या, यहाँ अगर इस एरिया में कहीं कुछ दर्द हो या कुछ होगा तो उस पर ध्यान जाना चाहिए कि ये, और यहाँ कनपट्टी में, यहाँ पर इस साइड में दर्द अगर कहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये स्टमक मेरिडियन की समस्या हो सकती है। इसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो यूबी कहलाती है, वो आपको सर में जाएगी और पीछे सबसे बैक में सबसे लंबी मेरिडियन है, और वो रीढ़ की हड्डी के दो चक्कर लगाती है, समझ लीजिए दोनों साइड में, और एक 5-7 पॉइंट और है, मतलब 2.25 चक्कर समझ लीजिए, 2.25 चक्कर लगाती है रीढ़ की हड्डी के, और तब आपको बैक पोर्शन से पैर के पिछले भाग से निकलती है। यानी आप ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई समस्या होगी तो यूरिनरी ब्लैडर का ध्यान जाना चाहिए सबसे अधिक। और एक और मेरिडियन होगी जो गवर्निंग है, जिसको हम लोग नहीं बता रहे हैं, वो सिंगल है, वो गवर्निंग है, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से ही गुजरती है, इसलिए वो तो है ही है, कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर है सारी आंख की, तो वो तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन यूबी मेरिडियन जिम्मेदार मानी जाती है। अब एक गॉलब्लैडर मेरिडियन है, ये कनपट्टी के ऊपरी भाग से शुरू होती है और गॉलब्लैडर में पूरे तरफ सर के 2 चक्कर पूरा लगाती है, इस सर के 2 चक्कर, इधर से इधर 2 चक्कर लगा करके, और तब साइड से उतरती है। यानी कभी सरदर्द, अधिकतर सरदर्द के लिए जिम्मेदार गॉलब्लैडर मेरिडियन होगी, और साइड में रिब्स में कहीं दर्द होगा तो ये समझ लीजिए कि गॉलब्लैडर की वजह से हो रहा है, पैर के साइड में दर्द होगा तो गॉलब्लैडर की वजह से हो रहा होगा। तो ये एक जानकारी के लिए है कि सिंपल कि इस तरह ध्यान देना चाहिए। अब गाल में, अच्छा पीठ में दर्द है तो, और अब एक और है स्पाइन। क्या है स्पाइन? क्या करती है, नेचर से आपका संबंध स्थापित करती है। तो जब भी कभी गर्मी सर्दी होती है तो स्पाइन प्रभावित होती है सबसे पहले, तो इसलिए स्पाइन प्रभावित होने में आपको ध्यान तुरंत जाएगा कि यूरिन ब्लैडर मेरिडियन है। जो ऑर्गन और है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरिडियन ग्रुप में यूबी मेरिडियन जिम्मेदार है, और वहीं पे जीबी मेरिडियन चूंकि बिल्कुल बीचों बीच जा रही है तो वो इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, तो मैंने बता दिया कि गॉलब्लैडर मेरिडियन है। अब पीठ में क्यों वही डोबी हो गई, और रिब्स में जीबी मेरिडियन हो गई, और गोनेडल एरिया। अब देखिए जो पैर में, वैसे तो गोनेडल एरिया में आपके पैरों के आसपास जहां पर आपका जिसको पेड़ू बोलते हैं आप लोग, तो वो पेड़ू के आसपास मेरिडियन तो लगभग लीवर भी आएगी, स्प्लीन भी आएगी, सब उधर गुजरती है। लेकिन मेन जिम्मेदार किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, और एक और मेरिडियन जो हम लोग अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, सीवी और जीवी, दो मेरिडियंस कंट्रोलिंग मेरिडियन है। 12 मेरिडियन के अलावा 6 इन मेरिडियंस को कंट्रोलिंग मेरिडियन, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहलाती है। मेरिडियन और वेसल्स में अंतर यह है कि वेसल्स आदि बड़े राजमार्ग हैं, जैसे आप कहें कि वो 6 ट्रक साथ में जा सकते हैं, 8 ट्रक वाली या इतनी, वो उस रूप में। वेसल्स जो है ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बड़ी मेरिडियन है, यानी चौड़ी, और इसमें अधिक एनर्जी है, तो इसलिए ये कंट्रोलर है। तो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल नीचे से जो एनएस और उसके बीच में से आपको जो गोनेडल एरिया है वहां से जाकर के और यहाँ तक जाती है, घुटनों तक। और जो दूसरी मेरिडियन ये कंट्रोल करती है इन मेरिडियन, सारे इनको, लंग्स, हार्ट वगैरह जो है, और पीछे से बिल्कुल टिप से नीचे समझ लीजिए, टिप जहां पर आपका सीजियल होता है, जो आपके रीढ़ की हड्डी का लास्ट मन का है, वहां से शुरू होकर के और आपके ऊपर से जहां आकर के और मुंह के अंदर चली जाती है, यानी एक चक्र पूरा कर लेती है। तो वो कहलाती है जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो गवर्निंग वेसल को हो गई और सीवी हो गए। ये दो तो गोनेडियल एरिया के लिए जिम्मेदार किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, मेन किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और सीवी मेरिडियन। और सीवी मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, स्पेशली जो है गोनेडियल क्षेत्र के लिए, और यही नहीं और भी तमाम बीमारियों के लिए, एनर्जी को करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान देने की बात है। अब
एक और हम लोग थोड़ा बहुत इस विकास के सिद्धांत में थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं कि ताकि हम लोग ये जानते चले कि कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे यूज करें, क्या उपयोगिता है इसकी। अदरवाइज तो केवल सिद्धांत है, सिद्धांत की उपयोगिता भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी आनी चाहिए। अब हम लोग जहाँ पे सर पे चोटी रखते हैं, वो चोटी अब कट गई है, सामान्यतः वो हो गया, लेकिन वो बिंदु है, वो ईश्वर ने यहाँ पर कम से कम जो आपके कपाल है उसमें 8 भाग है, लगभग 7-8 भाग है, 8 भाग है। तो एक भाग तो यहां से लेकर के यहां तक जाता है, तो इसके 2 भाग हो गए। एक फिर इधर से यूं आता है, 2 ये हो गया, फिर ये पीछे भी जाता है उसी तरह। तो यहाँ पर जहां पर ये मिलता है तो ऐसा उसको सूचर बोलते हैं, जैसे जैसे सुई धागा से किसी ने सिल दिया हो, और ऐसा सिला है कि वो दिखाई नहीं पड़ता। तो जहां पर आपका ये चोटी रखते हैं वो GV20 कहलाता है, गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट। इसको कहते हैं एंटीना ऑफ एंटीना, यानी ये सबसे बड़ा एंटीना है, नंबर 1। नंबर 2, इसका नाम और भी है, 100 बीमारी एक इलाज। और इसके आसपास के जो ये 3-4 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इसमें केवल कुछ नहीं करें, दिन भर मतलब सवेरे उठ करके, और जिनको बीपी हाई ना हो, HBP में मना है, लो बीपी तक चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई बीपी ना हो, तो इसमें आप केवल हल्का हल्का स्टिमुलेशन, बहुत जोर से नहीं देना, हल्का हल्का स्टिमुलेशन 40-50 दीजिए, और फिर उसकी तरफ चारों तरफ 8-10 बार जो है उसका वो कर लीजिए। तो ये GV20 आपको अनेक बीमारियों से जो दिखाई नहीं पड़ती है वो आपको राहत दिलाएगा। अब कुछ ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए, किडनी, जब हम लोग कहते हैं कि हमको ऊर्जा हमको कहां से मिली, तो ईश्वर ने हमको ऊर्जा दिया किडनी में। इसको हम लोग प्री हेवन एनर्जी बोलते हैं। प्री हेवन एनर्जी है जो ईश्वर ने हमको दिया, और ये माँ बाप के माध्यम से आपको दिया। ये किडनी में मिली, ओरिजिनली किडनी में मिली, और किडनी में 2 रूपों मिली। हम जब रूपों की चर्चा करते हैं, देखिए हर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक हमारा शरीर है, स्ट्रक्चर है, और इसमें कार्य, एक फंक्शनल है और एक स्ट्रक्चर, हमारा 2 बॉडी का कैरेक्टर है। वैसे ही हमारा कैरेक्टर एक ऊर्जा का है और एक अंतर्निहित ऊर्जा का है। एक बाहरी जो ऊर्जा दिखाई पड़ रही है वो, और एक आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा हो गई क्या, इनके रूप में आप मान लीजिए, और यांग ऊर्जा बाहरी रूप में। तो द्रव जो आए, किडनी जो इसेंस जो आया, जो आपका जीवन सत्व जिसको बोलते हैं, वो तो लिक्विड है, लेकिन उनके साथ साथ जो ऊर्जा फॉर्म है वह ईश्वर ने दिया। और कहां दिया, दोनों किडनी के मध्य में दे दिया। दोनों किडनी के मध्य में स्थित उस पर उसको संग्रहित हो गया, और ये जीवन सत्व का क्षरण, जीवन सत्व से ही ऊर्जा ग्रहण करके, और पूरा ये किडनी और इसको पूरे सबको ऑर्गन्स को देती रहती है। और जब ये जीवन सत्व का क्षरण हो जाता है, शून्य होने लगता है, तब व्यक्ति का उम्र पूरी हो जाती है। ये उसका कंसेप्ट है। तो यानी अब क्या हुआ, ये जन्मजात ऊर्जा का कंसेप्ट हुआ कि अगर जन्म से ही आप मेधावी हैं तो यह किडनी की वजह से है। जन्म से कोई बीमारी है या आपको शारीरिक अक्षमता है तो यह किडनी की वजह से है। तो यह जन्मजात के रूप में है। तो इसको यह याद करना पड़ेगा कि जो मूल जो आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो आपका सामर्थ्य काम करने की जो वो है, जो आपका ग्रेस है, जो आपका वैभव, आपको जो चेहरे का, तो सब ये सब प्रारंभिक दशा में आपको किडनी देती है। तो ये किडनी की वजह से है, और उसी की वजह से ही आपको बाद में नुकसान भी इसी की वजह से होता है। अब इसका क्या यूज है, अगर सर के बाल आपके असमय सफेद हो रहे हैं, असमय माने समय है 40 के आसपास, अगर 40 के बाद हो रहे हैं तो वो समय है। लेकिन अगर आप 25 साल में 30 साल में ही आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये मानिए कि किडनी कारण है उसके लिए। तो उस पर आपको किडनी पर ध्यान देना पड़ेगा। और यही नहीं, अब मतलब देखिए
इसमें किडनी क्या करती है, किडनी मज्जा का, बोन मैरो नहीं, मज्जा का उत्पादन करती है, और मज्जा से बोन मैरो बनता है, जिसको हम लोग एलोपैथ बोन मैरो कहता है। और ये बोन मैरो से पोषण होता है ब्रेन का। यानी अगर कोई मानसिक मंदता है तो भी किडनी की वजह से है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा, किडनी का कारण है उसके लिए। अगर इनफर्टिलिटी है किसी भी रूप में हो, चाहे नारी चाहे पुरुष, तो ये किडनी की वजह से है। अगर स्मरण शक्ति आपकी कमजोर है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, विचारों में कमजोरी है, आपके सोच में बहुत खराबी है, तमाम विकृत मानसिकता, तो यह भी जानिए ये किडनी की वजह से है। तो आपके हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, तो ये भी किडनी जिम्मेदार है। तो किडनी को क्या कहा गया, जड़ कहा गया। किडनी क्या है, ऊर्जा की जड़ है। अगर जड़ कमजोर है तो वृक्ष कमजोर होगा, ये सामान्य रूप से माना जाता है। तो इसलिए जन्मजात ऊर्जा अगर वो हो तो किडनी पर आपको ध्यान हमेशा सबको देना चाहिए। एक और पॉइंट है, अब ओल्ड एज में अगर बार बार आप पेशाब जाने की कोशिश करते हैं, बार बार यूरिन जाने की कोशिश कर रहे हैं, रोक नहीं पा रहा, तो ये किडनी की वजह से ही है, किडनी की बीमारी है, ये अन्य किसी बीमारी नहीं। अब एक मिसनोमर नॉर्मली हम लोगों का है, हमारा ये विज्ञान थोड़ा सा डिफरेंट मानता है। गुर्दे हमारे यहाँ कहते हैं किडनी जो है सांस लेने की क्रिया गुर्दे करते हैं, मतलब किडनी जो है सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है, और उसके लिए लीवर उसको सहयोग देता है। यानी लीवर, किडनी मेन है और लीवर सहयोगी है, ये दोनों सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं, और जो लंग्स हैं वो सांस छोड़ने और हार्ट सांस छोड़ने की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं लंग्स, और उसमें साथ देता है हार्ट। यानी अगर कभी किसी व्यक्ति को सांस लेने की समस्या हो तो लंग्स की ट्रीटमेंट नहीं होगा, बल्कि किडनी का ट्रीटमेंट होगा। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया का नियंत्रण चूंकि लंग्स करते हैं, तो सांस छोड़ने में परेशानी हो तो लंग्स। अब देखिए लंग्स जो है, आप देखिए लंग्स ऊपर है और किडनी आपको जहां पर आप कोहनी पर रखते हैं, जहां पर कोहनी आपकी टच करती है, उसी के जस्ट पीछे किडनी है। तो यानी ऊपर और दूसरे का नियंत्रण। और अगर हम साइकिल के हिसाब से देखें तो किडनी जो है, किडनी बेटा या बेटी है, और लंग्स की उस रिश्ते में, तो यानी दोनों के बीच में एक अंतर संबंध इस रूप में भी है। और ये विज्ञान भी कहता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, क्यों ये एलोपैथ, क्योंकि उसमें कहते हैं कि एक हार्मोन किडनी निकालती है जो लंग्स में जाकर के, और लंग्स से निकलने वाले एक प्रोस्टाग्लैंडिन या होता है, उस एक हार्मोन्स है, उससे वो चेंज होता है, और चेंज होने के बाद फिर किडनी उसको आपके यूरिन में अगर सोडियम वगैरह अधिक जा रहा होता है तो उसको रोकती। तो वो ये मतलब इस तरह कंट्रोलर इस तरह है दोनों के बीच में। जब तक वो नहीं करेगा, लंग्स नहीं करेगा, तब तक यहाँ भी काम नहीं हो पाएगा। तो यानी लंग्स और दोनों मिलकर के इस बात को करते हैं, तो ये भी एक रिलेशनशिप, ऊपर नीचे का रिलेशन है। अब लंग्स क्या काम करता है, देखिए लंग्स क्या काम करता है कि लंग्स जो है, जो डिफेंसिव ऊर्जा है, जो आप जिसको डिफेंस करते हैं, वो डिफेंसिव ऊर्जा का नियंत्रक सबसे बड़ा लंग्स है। तो लंग्स में क्या है, जैसे जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि किडनी क्या है, किडनी को हम लोगों ने कहा कि किडनी जन्मजात ऊर्जा का नियंत्रक है, जन्मजात ऊर्जा वहीं से आई है, किडनी से आई है। लेकिन अब जन्मजात तो आपकी ठीक थी, अभी तक तो आप ठीक थे, कोई बात नहीं है, लेकिन अब अचानक कमजोरी आपकी आ गई, तो यह और कल तक आप ठीक थे। तो अगर कभी आपको लगे कि कल तक तो ये आदमी बहुत ठीक था, लेकिन आज अचानक इसको क्या हुआ, बहुत कमजोर लग रहा है, तो यह पहला ध्यान जाना चाहिए आपको कि वो लंग्स की वजह से हो सकता है। इसीलिए ये जो बीमारियां कोरोना काल में आई हैं, तो
क्योंकि लंग्स की बीमारी है। किडनी में आप बहुत सक्षम थे, कोई बात नहीं, लेकिन लंग्स ने आपको हिला के रख दिया। तो वो क्यों? क्योंकि बाद का जो ऊर्जा का नियंत्रक है, जो संभालता है उसको और सब जगह फैलाता है, यह उसका नियंत्रक है लंग्स। अगर अब कैसे आवाज आएगी? बहुत आवाज धीमी होगी तो आप समझिए कि लंग्स। अगर बहुत धीमा करके कोई आदमी बोलता है, बिल्कुल आवाज नहीं निकल पा रही है, तो ये लंग्स की कमजोरी है। सब ये पसीने का नियंत्रक भी है। क्या करता है कि जब लंग्स में जब लंग्स एनर्जी बनाता है, तो एनर्जी बनाने के बाद वो क्या अपने सारे रोम छिद्रों में आपको उसको कंट्रोल करता है, उसको छितराता है, डिस्पर्स करता है। डिस्पर्सिंग में क्या होता है कि वही एनर्जी का वो है। अगर मान लीजिए उसकी एनर्जी कमजोर है, तो वो डिस्पर्स अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता, तो पसीना या तो अधिक निकलेगा या कम निकलेगा। अगर कम निकल रहा है, अगर पसीना कम निकल रहा है, तो आपके शरीर में सूजन आ जाएगी। और पसीना अधिक, तो हार्ट और लंग्स, उसमें हार्ट भी सहयोग देता है, तो हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर के आपके पसीने का नियंत्रण होते हैं। अब बाहरी वातावरण से पहले, जैसे आपने कहा, हमने यूवी कहा ना कि रीढ़ की हड्डी पहले आया था वातावरण, तो यूवी के साथ साथ जब भी कभी आप डिफेंसिव एनर्जी की बात होगी, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी पहले तो लड़ता फेफड़ा, पहले तो लंग्स लड़ते हैं, नहीं लड़ पाते तो बीमारी आपके शरीर के मतलब आपको घर कर जाती है। तो जो बाहरी वातावरण से रक्षा करने का काम है वो पहले लंग्स का है, और वो एनर्जी आपके बाहरी शरीर में रक्षा करने के लिए हमेशा रहती है। सर के बाल का कारण हम लोगों ने बताया कि स्पेशली जो है किडनी है, लेकिन जो शरीर के बाल हैं उनका नियंत्रक जो है वह क्यों? उन्हीं वही पोषण दे रहा है। पोषण देने का काम पसीना निकाल रहा है, पोषण दे रहा है, तो वो जो काम कर रहा है ये वर्चुअली लंग्स कर रहा है। तो इसलिए लंग्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक और पॉइंट है, देखिए लंग्स की बीमारी जो है, मेज पर अगर बहुत देर तक झुक कर बैठेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी लंग्स की डिफिशियंसी। इसलिए ये किसको होती है? अधिकारियों को होती है, ये एडवोकेट्स को होती है, ये कर्मचारियों को होती है, ये व्यापारियों को होती है सामान्यतः। क्योंकि यदि देर बैठते हैं, मानो 5-5 घंटे बैठ गए कंटिन्यूस, तो ये इसीलिए कहा जाता था कि ना 2-2 घंटे बैठ कर उठ जाइए, फिर थोड़ी देर पर बैठिए। तो ये जो है लंग्स की डिफिशियंसी है, उसमें हो जाती है। अब अगर बहुत इसका एक मनोभाव है सैडनेस, तो अगर बहुत सैडनेस आपका होता तो भी लंग्स प्रभावित होगा। अगर बहुत दुखी होंगे तो भी आपका लंग्स प्रभावित होगा। और मनोभाव का ओरिजिनल नियंत्रक हार्ट है, इसलिए हार्ट तो परेशान होगा ही। कोई भी मनोभाव आपके जो अवसादपूर्ण होंगे तो वो ऑर्गन तो वो होगा ही, लेकिन हार्ट तो सबसे, चूंकि वो नियंत्रक है सबका, सारे मनोभाव का नियंत्रक है, वो खुद ही अपने मनोभाव का भी और सबके भाव का, तो इसलिए हार्ट तो परेशान होगा ही, लेकिन लंग्स इसमें जैसे अवसादपूर्ण वाले दुख अगर आपको होगा, तो इसलिए आपको जिनको कोरोना हुआ है उनको 1 महीने तक ये वेट करना चाहिए। मतलब एक तो प्रसन्नचित रहना चाहिए कोशिश, दूसरा लंग्स की डिफिशियंसी का उपचार होना चाहिए, लगातार करिए, और उसके बाद धीरे धीरे और प्रसन्नचित रहने की कोशिश करिए। अब एक और ऑर्गन है स्प्लीन। शर्मा जी जितना हो जाएगा हम उतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक। तो स्प्लीन और स्टमक, देखिए स्प्लीन और स्टमक का रोल क्या है। अब हम लोगों ने कहा था अभी कि 2 एनर्जी है। एक एनर्जी जो है ब्रह्मांड से मिली और माता पिता से मिली और वो चली गई किडनी में। और दूसरी जो हम पार्थिव ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो पार्थिव ऊर्जा हमने भोजन लिया, पानी लिया, उसके बाद जो है पाचन हुआ। तो जो पाचन का काम है उसमें उसके लिए 2 जिम्मेदार है, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन क्या करते हैं? ये भोजन को पचाते हैं और उसमें से ऊर्जा बनाते हैं। फूड की जिसको बोलते हैं हम लोग, कि उसको भोजन की ऊर्जा बनाते हैं। और ये भोजन की ऊर्जा बनाने के बाद जो है स्प्लीन उसको ऊपर भेजती है लंग्स के पास और हार्ट के पास। तो हार्ट उससे रक्त बना लेते हैं और ये लंग्स जो है उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं
ऑक्सीजन मिलाना, फिर उसको बना करके जो ऊर्जा बढ़िया बनती है, वो ऊर्जा जो है छितरा करके पूरे शरीर में सबको पोषण करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट काम है, तो पानी देखिए अब यहाँ जस्ट उल्टा है, उसी तरह सामान है जिसे सामान्यतः लोग बोलते हैं कि अरे उनका हमारा नेचर नहीं मिल रहा। वो स्प्लीन और लंग्स का स्प्लीन और स्टमक का नेचर नहीं मिलता। स्टमक को पानी पसंद है, स्प्लीन को पानी पसंद नहीं है। पानी इसलिए आपको पीना है, लेकिन क्योंकि स्टमक के बिना चर्निंग जो है संभव नहीं। पानी कब पीना है, भले एक घंटे बाद पीना है, तुरंत नहीं पीना, लेकिन पीना है आपको। और पानी 3 लीटर पीना है पूरे 24 घंटे में, क्योंकि स्टमक उसके बिना काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए इसी के साथ। और स्प्लीन आप पुराना मतलब जैसे बासी, बहुत बासी खाना, ठंडा खाना, देर से खाना, अनियमित खाना, इससे स्प्लीन को नुकसान होता है। स्प्लीन, और वो स्प्लीन जो है, स्प्लीन के दूसरे फंक्शंस भी है। स्प्लीन डिफेंसिव, उस तरह के डिफेंसिव जो हमारे रक्त के कण है, इनका नियंत्रक है। इसलिए वो डिफेंस ऊर्जा का मतलब, यहाँ तो डिफेंस ऊर्जा, वहां क्या करता है, वो सब रक्त जो जाता है, इन सब रक्त में छटाई करता है, अपने खराब रक्त कणों को मार देता है। और कोई टॉक्सिन आता है तो पहले वो भी मारने की कोशिश करता है। और इसके बाद ये वाला काम भी स्प्लीन का कैरेक्टर है। इसलिए स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट। और स्प्लीन एक और बहुत बड़ा काम है स्प्लीन का। स्प्लीन आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को बांधे रखने का काम करता है। अगर भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है तो स्टमक जिम्मेदार, और भूख नहीं लगने पर, और अगर आप खा ले तो उल्टी आदि आने पर स्प्लीन। अच्छा, अब देखिए, ज्यादा सोचेंगे, अनवरत बैठे रहेंगे, खूब काम करेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो स्प्लीन प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए ये भी जो है, स्प्लीन की डिफिशियंसी भी व्यापारियों को अधिक होती है, स्टूडेंट्स को अधिक होती है। देर रात तक बैठे रहेंगे, मान लो वो 2 बजे तक बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और व्यापारी भी 2 बजे उनका ट्रक आया हुआ है, उसको लेने जाना है उनको, तो नींद खराब करके वो, तो ये बीमारी भी स्प्लीन की डिफिशियंसी जो है, ये स्पेशली स्टूडेंट्स को और उनको व्यापारियों को अधिक होती है ये वाली। तो ठंडा भोजन मत करिए, थोड़ा उष्ण तासीर, गर्म तासीर का भोजन करिए। सलाद कभी 50% से अधिक नहीं खाना है। सलाद ठंडे भोजन में आप 25% तक खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि सलाद केवल आज मैं केवल हमने आज सलाद केवल खाया है, कुछ खाइए नहीं। तो अगर आप सलाद खाने की लगातार नियमित रूप से आप कर रहे हैं तो स्प्लीन को जिम्मेदार करें। ठंडे प्रदेश में लगातार रहने से, ठंडे सीलन भरे अगर घर में आप रह रहे हैं तो भी स्प्लीन प्रभावित हो जाती है। तो अगर कमरा थोड़ा सा हवादार हो, जिसमें बहुत सीलन ना हो, कहीं कोई घर देखिए आप सीलन है, तो उसमें आप समझिए कि स्प्लीन की जिम्मेदारी, स्प्लीन प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी। अब ब्रेन की समस्या कोई होगी तो वो भी स्प्लीन जिम्मेदार, उसमें स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है। तो जल्दी जल्दी भोजन जो लोग करते हैं, तुरंत करके तुरंत खाए और तुरंत बैठ गए ऑफिस में, वो भी स्प्लीन को डैमेज करते हैं। हार्निया देखिए क्या उनको जिम्मेदार है, मतलब इसकी स्प्लीन कितनी इंपॉर्टेंट है। हार्निया, अनर प्रोलैप्स, कोई प्रोलैप्स, पेट निकल जाना, लटक जाना, कोई भी चीज लटक जाना, चेहरा लटक जाना, गाल लटक जाना, ये पलके में माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें पलके जो है झुक जाती हैं, वो बीमारी भी, तो स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन होल्ड करती है, वो बांधती है उसको, उस ऑर्गन को अपनी जगह पर बांधे रखती है। तो स्प्लीन की अगर डिफिशियंसी है तो इसलिए स्प्लीन को भी ध्यान रखने की कोशिश करिए। अगर हाथ पैर पतले हो जाते हैं, आप देखिए कुछ लोगों को होता है कि और सब तो ठीक है लेकिन हाथ पैर बहुत पतले हैं, तो वो भी जिम्मेदारी इजी की, स्प्लीन की। अच्छा, अब देखिए हार्ट और किडनी, हार्ट और किडनी दोनों शरीर को
गर्मी और ठंडक को बैलेंस करते हैं। हार्ट और किडनी दोनों शरीर में गर्मी और ठंडक को संतुलित करते हैं। और देखिए हार्ट क्या गर्मी क्रिएट करता है, और किडनी क्या जल। तो जल ठंडक और वो ब्लड गर्म है। तो दोनों नियंत्रित करते हैं एक दूसरे को, कंट्रोलिंग से। ऊपर से हार्ट, नीचे से किडनी, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं और आपको वही जो है बैलेंस बनाए रखते हैं। तो हार्ट और किडनी का दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस रूप में भी है। अच्छा, हृदय रक्त का शासक तो है ही है, पसीने का भी लंग्स के साथ नियंत्रण करता है। और आप समझ लीजिए कि मैं हृदय के बहुत विषय हूं। हृदय जो है आपके वाणी से अभिव्यक्त होता है। अगर आपका हृदय बहुत बढ़िया है और बढ़िया फंक्शन कर रहा है तो आपकी बहुत वाणी अच्छी होगी। और क्यों? क्योंकि वही जीभ में खुलता है, कहते हैं जीभ में खुलता है, जीभ में बढ़िया आपको वाणी ओजस्वी होगी। और अगर वो बहुत हाइपर हो जाएगा तो लोग लगातार बोलना, ओरल डायरिया जिसको बोलते हैं, तो वो भी खराब है। वो हाइपर हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा तो बोलेगा ही, हकलाने लगेगा, बोल ही नहीं पाएगा। तो ये हार्ट का ये रूप है। अनवरत बोलना नहीं ठीक है, जब समय हो तब बोलिए। कंटिन्यूस बोलने से आपकी एनर्जी का क्षरण होता है और हृदय को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए क्या है, अगर आपका हृदय ठीक है तो आपका चेहरा गुलाबी होगा। जो आभा है, जो नॉर्मल आभा है वही हो। और रक्त की मात्रा अगर कम हो गई तो पीला या चमकीला सफेद होगा। अगर रक्त की मात्रा हार्ट में कम है तो आपका चेहरा जो है जर्द जिसको बोलते हैं, जर्द पीला या चमकीला सफेद हो जाएगा। और अगर रक्त में रुकावट हो जाएगी तो बैंगनी रंग हो जाएगा। और अगर रक्त में गर्मी होगी तो रंग लाल होने लगेगा। चेहरा बहुत से लोगों को देखिए कि लाल चेहरा दिखाई पड़ता है, तो उनमें गर्मी बढ़ी हुई है। स्मरण शक्ति, प्रज्ञा हृदय से नियंत्रित है। हृदय समस्त मनोभावों का नियंत्रक है। जैसे मैंने पहले कहा था, वो आप कोई भी सुख दुख उदासी कुछ भी होगा, हृदय से प्रभावित होगा। और सुख आएगा तो भी उछलेगा तो हृदय उछालता है आपको, और दुख आएगा तो अवसादपूर्ण हो जाएंगे तो ये हृदय भी प्रभावित होता है, और सब प्रभावित होते हैं आप ये भी। सवेरे मुंह का अगर स्वाद कड़वा हो रहा है तो हार्ट में गर्मी बढ़ी हुई है। अगर सवेरे सवेरे आप देखें कि मुंह कड़वा है तो हार्ट में गर्मी बढ़ी है। और अगर दिन भर मुंह कड़वा रहे तो लीवर में गर्मी बढ़ी है। अब लीवर का रह गया, और लीवर फिर पेरिकार्डियम। तो हम लोग लीवर तक छोड़ते हैं यहाँ पर। शर्मा जी, ठीक है। हम लोग लीवर तक कर चुके हैं, लीवर करना चाहते हैं। लीवर फिर पेरिकार्डियम रह जाएगा। इसके बताने के बाद फिर हम लोग विकास के दूसरी सोपान में मतलब पहला सोपान हमारा खत्म हो रहा है। और उसमें बस वही रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार देख लेंगे लोग, तो उसमें से काफी कुछ समझ में आएगी। जब नहीं होगा तो उस पर प्रश्न कुछ कर लेंगे भाई। इस मतलब देखिए, एक और सिद्धांत आपको बता रहा हूं। जब भी कभी कोई भी बीमारी होगी तो पहला ध्यान देना है उस मेरिडियन पर, उस मेरिडियन के पाथवे, कि वो मेरिडियन पाथवे कहाँ जा रहा है, पहला ये। दूसरे भी और सिद्धांत है तमाम, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दूर दूर रह करके, जैसे मान लीजिए आप कहीं मुकदमा लिखाने गए और थानेदार ने कहा कि हम नहीं लिखेंगे, तो क्या आप मुकदमा लिखाएंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे एसपी साहब के पास भाई, तो एसपी साहब कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ऐसे कंट्रोलर पॉइंट भी है। फिर अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब भी नहीं सुनते हैं तो फिर किसी और जाएंगे। तो ऐसे कंट्रोलर भी शरीर में मौजूद है पॉइंट्स के रूप में, जो कंट्रोल करते हैं। लेकिन पहला ध्यान हमको जाना है अपने मेरिडियन में। तो शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, कि आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास का पार्ट 2 बताया। धन्यवाद अजीत साहब। आज एक्यूप्रेशर के आंतरिक सिद्धांतों का एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया, जिसमें दो ऊर्जा,
पार्थिव ऊर्जा जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, दूसरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और इन्हीं दोनों ऊर्जा को हमारे विभिन्न ऑर्गन्स में कैसे संतुलन किया जाता है, इन्हीं का संतुलन बिगड़ने से हम बीमार होते हैं। जब संतुलन हो जाता है तो हम स्वस्थ होते हैं। जहां तक यीन और यांग की बात है, वो इन्हीं चीजों को पकड़ा हुआ है, केवल नोमेनक्लेचर अलग हो गया। एक हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, दूसरी हमारी पार्थिव। एक अंदर की ऊर्जा जो जन्म से हमको मिलती है, जिससे हमारा जन्म हुआ, उसी से उत्पत्ति होती है, उस ऊर्जा से। और दूसरा उस ऊर्जा का सहायक है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो दोनों, अच्छा एक चीज और है, यीन और यांग की जो थियरी है उसमें कहते हैं यीन और यांग दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। यही थियरी हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पार्थिव ऊर्जा की है। हमेशा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आएगी, पार्थिव ऊर्जा में मिल जाएगी, पार्थिव ऊर्जा निकल करके फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जाएगी। तो ये क्रम जो है, तो चाइनीज पद्धति कोई ऐसी नहीं है कि जो नई आई हो। हमारी ही पद्धति को उन्होंने एक नोमेनक्लेचर दिया। अब हमारे रिसर्चर जो हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आपने सभी ऑर्गन्स में किस तरह से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से हमारी जो आंतरिक क्षमता है, इम्यूनिटी, जो जिस पर पूरी दुनिया में जोर है, बिना इम्यूनिटी के कोई दवाई नहीं काम करती। तो वो इम्यूनिटी हमारा जो आंतरिक ऑर्गन है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनी है, इन सबसे कैसे एक दूसरे को सहायता मिलता रहता है। हर जगह यीन यांग थियरी है, एक जगह घटता है दूसरा बढ़ा देता है। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान आज आपने दिया, और आगे निश्चित रूप से हम लोग इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप पर लाएंगे। और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है समवायी फाउंडेशन की, उसके तहत हम प्रत्येक कॉलोनी में जाएंगे और लोगों को पकड़ करके, उन लोगों से निवेदन करके, अगर कोई बीमार है तो उसकी इलाज करेंगे, वो भी निःशुल्क इलाज करेंगे। बस ये कोरोना पीरियड खत्म होने दीजिए, फिर जो ये विधा हमारी पिछड़ी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इस क्षेत्र में हम भी आगे करें। प्रयागराज में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और निश्चित रूप से प्रयागराज का जो हमारा शोध संस्थान है, वो इंडिया में पहला शोध संस्थान है। समझिए, इस विधा में हमारे देश में कोई सही दिशा में कभी काम ही नहीं हुआ, बहुत काम बाकी है। और सबका अगर सहयोग और रहेगा तो निश्चित रूप से इस दिशा को हम आगे बढ़ाएंगे, और एक ऐसी स्थिति लाएंगे जब दुनिया की सभी विधाएं, केवल हर आदमी अपने को स्वस्थ रखने में सक्षम होगा। और यही हमारे एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पुनः धन्यवाद अरविंद साहब आपके इस वार्ता के लिए, और अरविंद शर्मा साहब एवं आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र चतुर्वेदी साहब, और धन्यवाद अरविंद श्रीवास्तव साहब, आज आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ हम लोग अपने समाप्त करते हैं, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उस वक्त में सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि आवाज हमारी पहुंच सके। और आज का विचार है, जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है तब सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है तब तक सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो सच सामने आता है। लेकिन जब पटरी से उतरती है तो सच सामने आता है कि जिंदगी कोई और ही चला रहा है, कि जिंदगी और कोई और ही चला रहा है। आइए 3 बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। वनस्पतय
विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा